चलो 3 अप्रोच और बची हैं, है ना, और आई थिंक फिर ये डन। 3 अप्रोचेस है, 3 नजरिए और देख लो। फेमिनिज्म, माइनॉरिटी और मार्क्सिज्म। मतलब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, माइनॉरिटी क्रिटिसिज्म और मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, ये दो तो भयंकर है। चलो, एंड अदर सच अप्रोचेस में फिट इन, और इसके अलावा इन तीनों में ये लोग फिट हो जाते हैं। पहला हिस्टोरिकल, इफ द ऑथर एटीट्यूड आर बीइंग एग्जामिन्ड इन रिलेशन टू हिज टाइम, अगर हमारे ऑथर का जो क्या बोलते हैं, अगर हमारे जो ऑथर का एटीट्यूड टाइम के सेंस में एग्जामिन किया जाता है, तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल में। मतलब ऑथर का जो एटीट्यूड है वो टाइम के सेंस में बात हो, ऑथर का एटीट्यूड टाइम के सेंस में एग्जामिन किया जाए, तो वहां पे हिस्टोरिकल आता है। जैसे शेक्सपियर अ फेमिनिस्ट फॉर हिज टाइम, शेक्सपियर अपने समय का फेमिनिस्ट था, तो ही माइट नॉट बी कंसिडर्ड फॉर टुडे। कहते हैं कि शेक्सपियर अपने समय में फेमिनिस्ट था, लेकिन लोग आज इसको नहीं मानते। ये एक लाइन है कि शेक्सपियर फेमिनिस्ट था, लेकिन आज इस बात को लोग नहीं मानते। इस पे क्रिटिसिज्म होता है, हालांकि हमारे हिसाब से वो था, क्योंकि उसने फीमेल्स को जगह दी थी अपने वर्क्स में। अगर वो फीमेल्स को जगह नहीं देता तो हमें लगता कि नहीं, वो पार्शियल है, लेकिन वो पार्शियल नहीं था। के लिए काफी कुछ कहा है, जैसे उसकी जो सोनेट है वो डार्क लेडी के लिए जो डेडिकेटेड है, तो वो है तो एक लेडी के लिए, है ना, ऐसे मान सकते हैं। बहुत सारे वर्क में उसके कितने ही फीमेल कैरेक्टर, हाँ हाँ, जिनमें उसने वुमेन्स को ताकतवर बताया है। चलो, माइमेटिक, व्हेन आस्किंग हाउ वेल कैरेक्टर अकॉर्ड विद द रियल वर्ल्ड, जब ये पूछा जाता है कि कैसे हमारा जो कैरेक्टर है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग होगा या रियल वर्ल्ड के हिसाब से होगा। डज अ ब्लैक कैरेक्टर एक्ट लाइक अ ब्लैक पर्सन, जैसे एक ब्लैक कैरेक्टर एक काले व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। सीधी बात कि काला व्यक्ति दिखाया जा रहा है, मतलब कि वो विलन ही है। माइमेटिक का वैसे मतलब हमने बताया था कि मिमिक्री या किसी भी चीज की फोटो कॉपी करना। तो अगर हमको दिखाना है कि बुरा आदमी, तो हम क्या करते हैं, काले व्यक्ति को दिखा दो। समझ गए ये सेंस, ये माइमेटिक के सेंस में लिया। जैसे रावण दिखाना हो, तो रावण को हम कैसे दिखाते हैं, खतरनाक सा। क्या किसी सुंदर व्यक्ति को रावण दिखाएंगे, नहीं, सुंदर दिखाना है तो राम ही को दिखाएंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन आज हालांकि रावण को भी बड़ी रिस्पेक्ट मिल, और इज ही अ स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप मतलब वो जो पुरानी सोच बुद्धि के रहते हैं, हाँ, अपन कहते हैं ना कि जो बहुत स्टीरियोटाइप पर्सन है, रूढ़िवादी। और देखें, आर वुमेन बीइंग पोर्ट्रेड एक्यूरेटली, डज द वर्क शो अ रियलिस्टिक इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अ, जैसे आर वुमेन बीइंग पोर्ट्रेड एक्यूरेटली, जैसे कुछ वुमेन्स होती हैं तो उनको बढ़िया एक्यूरेट दर्शाया जाता है, ठीक है। डज द वर्क शो अ रियलिस्टिक इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया कि क्या जो दुनिया की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, क्या उसको रियल में पिक्चर किया जा सकता है। तो सीधी बात ये, एक में हमने इनने हमको बताया कि रूढ़िवादिता माइमेटिक के अंतर्गत स्टडी काय की करते हैं, और फिर यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिए। आगे देख, चलो, देयर आर सो मेनी पॉसिबल आंसर। अब इन चीजों के जितने भी जो क्वेश्चंस हमने देखे, कौन से क्वेश्चंस देखे, चाहे वो ये हो या चाहे वो क्वेश्चन ये हो, साइकोलॉजिकल अप्रोच, हालांकि हल्का सा जटिल है ये चीजें, 2-3 बार पढ़ोगी ना तो सेट होंगे दिमाग पे। क्या है,
भूल अक्सर पीछे आगे पार्ट पीछे सपाट होता ही है इसमें, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। वो तो हम सेंस कर पा रहे हैं कि इन चीजों में ऐसा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस थे, अब वो आंसर हमें यहाँ मिलेंगे उन क्वेश्चंस के। चलो इनको देख लें अपन, उन क्वेश्चंस के ये कुछ आंसर हो सकते हैं। चलो ये बातें बड़ी सरल दी हैं कि व्हाट डज द लिटरेरी वर्क मीन, किसी भी साहित्यिक वर्क का क्या मतलब होगा। डिफरेंट अप्रोचेस और लेंसेज, अलग अलग नजरिए और अलग अलग देखने के मतलब दृष्टिकोण, हेल्प अस टू डिस्कवर रिच एंड डीपर मीनिंग। तो जो भी अप्रोच या जो दृष्टिकोण होते हैं ना, वो हमें किस चीज के लिए मदद करते हैं, डिस्कवर रिच एंड डीपर, मतलब एक अच्छा गहरा और एक संपन्न अर्थ निकालने में। सीधी बात, अगर इस पेन की वैल्यू समझनी है ना, तो पहला तो देखो इसकी ताज, इसको अगर हमें इसको महत्व जानना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी निब को ऑब्जर्व करेंगे, बढ़िया सार। दूसरी चीज का ग्रिप बहुत शान, पहला नजरिया डिप के नजर से, ग्रिप के नजर से। तीसरा देखा इसकी लेंथ, न ज्यादा लंबा है न ज्यादा छोटा। चौथी ढक्कन, पांचवी इसके ढक्कन के पीछे ये मतलब होल। तो पॉइंट, हाँ हाँ नहीं लिख के तो देख लिया, लिख के देख लिया कि हाँ लिखने में चल रहा ठीक। इतने सारे नजरिए से हमने जब इसको परखा, हाँ तो वाह अच्छा, अभी कमियां भी निकलेंगी। कमियां क्या निकलेंगी कि लीड अवेलेबल नहीं होती तो पूरा यूज करके फेंकना होता। देखो अच्छा ये बता दी, कमियां बता दी इसके साथ। हाँ सबका अपना नजरिया, हमें यही पसंद है, लेकिन हमारा नजरिया बता रहे कि ये हमें पसंद है। इसकी ग्रिप, हाँ ये तुम्हें अच्छी आती है, लेकिन हमें इसमें एक इशू है कि इसका जो ग्रिप है ये हमें गड़ती है, ये हमें जब गड़ती है तो हमें पसंद नहीं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो हमें ये पसंद आता, हम ढूंढ ढूंढ के, दुकानदार ये पकड़ाते हैं, हम ढूंढते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। जहाँ मिलता है तो सीधा एक डिब्बा लेके आते हैं पूरे साल के लिए। नहीं अभी तक कर रहे, देखो पूरा डब्बा खर्च कर रहा है। तो पहला, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट अप्रोचेस एंड लेंसेज। एंड नेक्स्ट वन, ईच लेंसेज, हर एक लेंस हैज इट्स स्ट्रेंथ, उसकी अपनी खासियत है नजरिए की, एंड वीकनेसेस, और कुछ कमियां भी हैं। जैसे हम कहें इसकी राइटिंग अच्छी आती है, तो ये राइटिंग जो है अच्छी आती है, जरूरी है सबकी आए। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी आने के लिए। हाँ उससे तो नहाने की कही थी। ठीक, तो ईच, हर एक लेंस की अपनी स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है। ईच लेंस इज वैल्यूएबल, अच्छा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट भी होता है। ट्राई टू बिकम अ प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट मतलब बहुवादी बनो। हाँ बहुवादी बनो, रेदर देन, बजाय इसके एन फ्लेक्सिबल सपोर्टर ऑफ वन, बजाय इसके कि आप किसी एक को सपोर्ट करते हो। ठीक, और ऐसे जो है ना, इस ओछी मानसिकता के लोग हमारे आसपास बहुत पाए जाते हैं। कोई भी इंसान की एक कमी देख लेते हैं और बस लगे उसको चीथने, है ना। जबकि कहते हैं कि एक व्यक्ति का अगर सच में एनालिसिस करना है तो बहुत कुछ देखा जाता है। आज इसीलिए लिटरेचर की फील्ड में बड़े बड़े दिग्गज लोग पुज रहे हैं, कि उनको बहुत सारे पॉइंट्स जज किया गया, है ना। नहीं तो आप अगर देखो, अगर आप शेक्सपियर को जज करो ना, तो कुछ लोग कहते हैं अरे हाँ, है ना, और कोई कहता है कि यार ये लेस्बियन था, है ना, कोई कहता है ये कैसा था, अरे हजार चीजें टोक टोकी जाती हैं। राइटर कितना प्यारा था, है ना, सलमान रश्दी के पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो कोई अगर
सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, है ना, या विक्रम सेठ, है ना, शशि थरूर, अगर आप इन लोगों को, ये लोग जज करते हो, किस चीज पे जज करोगे? हाँ, युवान नोवा हरारे, युवान नोवा हरारे सर्च करना, हमारा मोस्ट फेवरेट राइटर्स में से एक है ना, विक्रम सेठ। अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, एक हिंट दो यार जरा सी, हम बता पाएंगे। है ना, बाकी ये दो तीन तो और हमें बतकल अपन 2-3 दिन से बात कर रहे हैं उन पे। इन लोगों को बहुत जज किया जाता है, मगर जज किया जाता है, ठीक है। चलो, और क्या, एक और बात कह रहे थे। हाँ, इनकी खासियत क्या है हम बता दे रहे हैं, क्यों क्यों इनको जज किया जाता है। जैसे युवा नोवा हरा रहे हैं ना, उनको, हाँ, युवा नोवा हरा रहे, ये सेपियंस फेमस वर्क है। अरे इनके तो, नहीं, वो एक रॉबिन रॉबिन शर्मा है वो, यार उसको तो कम जज करते, इनको भयंकर करते हैं, क्योंकि ये लेस्बियन गे है। लेकिन राइटर उसने इतना शानदार राइटर है, जो सेपियंस है ना, मानव जाति का उद्भव, उस पे इसने जो बुक लिखी ना, पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखे हैं। सेपियंस, हाँ, बता चुके हैं। हाँ, फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन मूवी बनी, यूट्यूब पे सर्च करना, आ जाएगी, हिंदी में नहीं है बस। चलो, ठीक, फिर देखें, अब आ जाओ मेन चीज पे, टाइप ऑफ लिटरेरी थ्योरी। चलिए, पहली टर्म फॉर्मेलिज्म। पहले इसका मतलब वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से समझ लो। किसी भी चीज का फॉर्म, दैट मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मीन्स बनना, या उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उस चीज की स्टडी को बोला जाता है फॉर्मेलिज्म। ठीक, ओके। जैसे हम एग्जांपल पे बात करें कि ये मोबाइल है, क्या है मोबाइल, ये कैसे बना है, इसका फॉर्म है क्या वास्तव में, ये किस चीज से, मतलब कैसे कैसे फॉर्म हुआ। जब इस फॉर्म पे बात होती है तो फॉर्मेलिज्म की स्टडी होगी। जस्ट लाइक दैट, हैज द एडवांटेज of forcing writer to evaluate a work on its own term rather than to rely on accepted notion of the writer's work। दुनिया उस राइटर के वर्क के बारे में क्या कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो राइटर उसके बारे में क्या सोचता है, ये बात यहाँ मायने रखती है, क्योंकि उस राइटर ने उसको फॉर्म किया है। नेक्स्ट, वर्क्स बेस्ट व्हेन अप्लाइज टू पोएट्री एंड शॉर्ट फिक्शन। अच्छा, वर्क्स बेस्ट व्हेन अप्लाइड टू पोएट्री एंड शॉर्ट फिक्शन। वर्क बेस्ट होगा किस बात पे, इस बात पे डिपेंड करना कि वो क्या है, वो पोएट्री है या शॉर्ट स्टोरी है ना, ये अप्रोच रखना। चलो, हालांकि ये सोच तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूज कर देगी, हम सरल भाषा में देखें। जैसे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले एक राइटर जिसको पोएट्री बहुत अच्छे से आती है और लिखना भी पसंद है, तो उसका वो वर्क बेस्ट होगा। आओ, रीडर के नजरिए से देखो, भैया कोई शॉर्ट स्टोरी पसंद है,
वो शॉर्ट स्टोरी को पसंद करेगा। बात आई समझ में? तो हम चीज को जज किस बेस पे कर रहे हैं? उसके फॉर्म के बेस पे। तो ये जो क्रिटिसिज्म क्या कहलाएगा? फॉर्मलिज्म। समझ गए? इन सिंपल कॉन्टेक्स्ट में ये तो मैं तुम्हारे दिमाग में ये अप्रोच होनी चाहिए। व्हाट इज फॉर्मलिज्म? है ना, व्हेन वी जज एनी वर्क, है ना, बाय देयर फॉर्म एंड देयर जॉनरा। ठीक, कुछ और बात है फॉर्मलिज्म में कैसे कैसे क्रिटिसिज्म होता है। अटेम्प्ट टू डिस्कवर मीनिंग बाय क्लोज रीडिंग ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, फोकस ऑन फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ओके, वही बातें आ गई कि उसके फॉर्म पे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसके स्ट्रक्चर पे। देन वर्ड चॉइस, लैंग्वेज, मल्टीपल मीनिंग, ये सब फॉर्मलिज्म में आएगा। कंसीडर द वर्क इन आइसोलेशन, अगर ये माना जाता है कि वर्क आइसोलेशन में है। डिसगार्डिंग ऑथर्स इंटेंट, अगर उसके इंटेंशन को इग्नोर किया जाता है। ऑथर्स बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड को भी। कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी। एनीथिंग एल्स आउटसाइड ऑफ द वर्क, इसमें आइसोलेशन मतलब किसी भी चीज, वर्क को, अकेलेपन को भी अलग किया जाता है, नहीं माना जाता। अरे मतलब फॉर्मलिज्म इन चीजों की वैल्यू नहीं होती, इनको महत्व तो देते हैं बस। समझ गए? ना तो ऑथर के इंटेंशन की बात करेंगे, ना आइसोलेशन की। अच्छा, क्या की बात हो गई, देख अपन वही बात आ गई जो एग्जाम्पल अपन 2-3 दिन से फिर पढ़ रहे हैं कि भैया हम तो अरुंधति राय को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो लिखता बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि वो देश के खिलाफ भाषण दे देती है। कई बार वो कश्मीरियों के साथ में खड़ी हो जाती। तो भाई हम अंधे देशभक्त तो नहीं है, क्या पता उनका इंटेंशन सही हो, हालांकि इंटेंशन को लेके बात ही नहीं हो रही। इसलिए तो वो, अगर वो, इसलिए वो केरल में रहती है। हाँ, और केरल के लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत खूंखार है। भाई पढ़ा लिखा इंसान खतरनाक होता है, अनपढ़ तो एक ही चीज आते, कोई ने कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, उनकी जय, जय मोदी, उनने की जय राहुल की बोलो, जय राहुल की। भैया सबकी जय बोलो, उनने की केजरीवाल, जय केजरीवाल, जय नहीं काय, तो हम उनकी जय काय कर रहे हैं? जिसने काय पूछ लिया बुद्धि खराब हो जाएगी। समझ गए? भजन दो, तो फिर अभी काट लें। बस इतना याद रखना, जो भी है ये होना है, ये नहीं होना है, बस खत्म, हमारा फॉर्मलिज्म ओवर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, फॉर्मलिज्म को और आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फॉर्मलिज्म को या न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने इसको ओल्ड क्रिटिसिज्म नहीं बोलते हैं। हाँ, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इन्हें स्लैश दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं उस बात को। अंदर आएगा समझ में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। हालांकि लिटरेचर जिस लास्ट स्टेज पे तुम लोग अब इसको पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आगे पांच पीठे सपाट वाली सिचुएशन बनेगी। चलो देखें, द फॉर्मलिस्ट मूवमेंट, फॉर्मलिज्म का जो मूवमेंट है, बिगेन इन इंग्लैंड, ठीक, विद द पब्लिकेशन ऑफ आई ए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो हमारे आई ए रिचर्ड पहले व्यक्ति थे जिनने बुक लिखी जिसमें फॉर्मलिज्म की बात हुई। और इनका जो वर्क, मोस्ट फेमस वर्क है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अच्छा, आई ए रिचर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनो, इस बुक में
यहाँ देखो, इस बुक में एक थ्योरी है लॉन्ग एंड पेरोल, वो हमारे आइए रिचर्ड साहब, तो आइए रिचर्ड साहब का नाम बार बार आएगा। अच्छा, इनका पूरा नाम है आई थिंक आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, अभी कंफर्म नहीं है, लिखना नहीं, लेकिन जहां तक आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग है कि रिचर्ड और ऑर्थर है, चलो देख लेना, हमने तो बताया। ओके, अमेरिकन क्रिटिक्स, अब कुछ अमेरिकन क्रिटिक्स की बात हो रही है, सच एस, जैसे जॉन क्रो रैनसम, इनको लोग बड़े ही प्यार से जेसी रैनसम के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट पेन वॉरेन, है ना, आरपी वॉरेन एंड द क्लिंथ ब्रूक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोलिफिक राइटर, है ना, दोज हु कंट्रीब्यूट आर कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिसिज्म, हाँ, क्लिंथ ब्रूक, है ना, ब्रूक्स। फिर एडॉप्टेड फॉर्मलिज्म, इन सभी ने भी किस चीज को अपनाया, फॉर्मलिज्म, एंड टर्म्ड देयर एडॉप्टेशन, और इनने जो अपनाया उसको एक नया नाम दिया, न्यू क्रिटिसिज्म। तो अब समझ गई, पहले एक फिल्म चल रही थी, एक तरीका चल रहा था क्रिटिसिज्म का, जिसको लोग फॉर्मलिज्म बोलते थे, इन लोगों ने आके उसमें कुछ नया ऐड किया और इसको किस नाम से पुकारा। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म है क्या और क्रिटिसिज्म है क्या, तो ये लोग बहुत अच्छे से, हाँ, फॉर्मलिज्म ओल्ड फॉर्मेट है, और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो न्यू फॉर्मेट है। ठीक, चलो आगे बढ़े। और है अभी, न्यू क्रिटिसिज्म वेरीड फ्रॉम फॉर्मलिस्ट इन दैट न्यू क्रिटिसिज्म, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये थोड़ा सा अलग है फॉर्मलिज्म से। अच्छा, न्यू क्रिटिसिज्म फोकस ऑन, अब ये न्यू क्रिटिसिज्म फोकस काय पे करता है, ऑन इमेज, सिंबल एंड मीनिंग, याद रखना, न्यू क्रिटिसिज्म में क्या बात होती है, इमेज सिंबल मीनिंग, इमेज सिंबल मीनिंग, आईएसएम, इमेज सिंबल मीनिंग, किसी भी चीज की इमेज, उसके सिंबल्स और फिर उसका मीनिंग। ट्रेडिशनली फॉर्मलिस्ट ऑफन अटैक्ड न्यू क्रिटिक्स, हाँ, अटैक करते हैं फॉर देयर लैक ऑफ अटेंशन, किस बात को लेके, लैक ऑफ अटेंशन टू द फॉर्म ऑफ द वर्क, कि तुम लोग फॉर्म पे बात नहीं करते हो, तुम लोग काय पे बात नहीं करते, फॉर्म पे बात नहीं करते, ये तुम्हारी कमी है। ऐसा कौन बोलता है, हमारे ओल्ड जो ट्रेडिशनल क्रिटिक्स वो है ना फॉर्मलिस्ट, ये लोग कहते हैं कि भैया तुम लोग इमेज सिंबल और मीनिंग पे बात करते हो, लेकिन तुम लोग फॉर्म पे बात नहीं करते, ये तुम्हारी कमी है, इसलिए हम तुम्हें पसंद नहीं करते। सीधी सी बात है, कुछ लोग अपने सियाने चले आ रहे हैं, जो बात वो चला रहा है उसी पीढ़ी को अपन भी आगे बढ़ा रहे हैं, मगर वो कहेंगे कि साले तुम कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं करो। अच्छा, तुम क्या चीजें अच्छी नहीं करते, वो सब बता देते हैं, समझ गए, तो बिल्कुल हमारी जनरेशन जैसे समझना। देन बात करें, सेमिनल वर्क्स ऑन न्यू क्रिटिसिज्म इंक्लूड जॉन क्रो रैनसम्स द न्यू क्रिटिसिज्म। अब इस पे कुछ वर्क भी हैं, तो न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म, पहला वर्क था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कौन का था वो, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका था, हाँ, आई रिचार्ड, ओके, याद रखना आई रिचार्ड का वर्क क्या है, हाँ। फिर जेसी रैनसम का वर्क क्या है, ये जॉन क्रू रैनसम द न्यू क्रिटिसिज्म, एंड क्लूथ ब्रूक का वर्क क्या है, द वेल ब्रॉट टर्न। तीन वर्क रट लियो, भले ही और डिटेल में कहूँ से पढ़ो ना पढ़ो। ठीक, अब यहाँ हम गहराई से घुसते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में।
तो देखो, अब एक बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होने लगी कि व्हाट इज द फॉर्मलिज्म एंड व्हाट इज द न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक, चलो। न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होगा? मीनिंग्स रिसाइड इन द टेक्स्ट, मतलब जो मीनिंग है वो होता है टेक्स्ट में, नॉट इन रीडर, ना कि पढ़ने में, ना कि पढ़ने वाले में, ऑथर में, और ना ही वर्ल्ड में। ठीक है, मीनिंग कहाँ होता है? टेक्स्ट में, राइटर से। हाँ, हाँ, हाँ। फिर टेक्स्ट में कंटेन, टेक्स्ट किस चीज को कंटेन करता है, मतलब लेके रखता है? न्यूमरस मैसेजेस, बहुत सारे उसमें संदेश होते हैं। बट मस्ट हैव यूनिफाइंग सेंट्रल थीम, लेकिन उसमें सेंट्रल थीम अवश्य होती है। क्रिएटेड बाय द परफेक्ट यूनियन ऑफ ऑल आर्टिस्टिक एलिमेंट, जिसको कि कैसे क्रिएट किया जाता है? एक शानदार आर्टिस्टिक, मतलब शानदार आर्टिस्टिक एलिमेंट के तरीके उससे। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो अगर एक वर्क बनता है तो उसमें बहुत सारे संदेश होंगे, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, लेकिन एक सेंट्रल थीम होगी जो कैसे बनाई जाएगी? मतलब एक परफेक्ट यूनियन ऑफ ऑल आर्टिस्टिक एलिमेंट्स, सारे आर्टिस्टिक एलिमेंट्स के परफेक्ट यूनियन से। मतलब एक वर्क खुद बोलता है, एक बुक खुद बोलती है कि मैं क्या हूँ। मुझे किसी राइटर का टाइटल या उसकी ग्रेटनेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक राइटर अगर ऊपर उठा है ना, तो उसकी वजह से नहीं, उसके वर्क की वजह से उठा। आज हम जिनको जान रहे हैं ना, इसलिए नहीं जान रहे कि वो महान थे, हम इसलिए जान रहे क्योंकि उनका वर्क महान हुआ, उनने काम खतरनाक किया। सही बात है, इंसान को तो उसके काम से तो पहचाना ही जाता है। तुम्हारा काम घटिया, तुम घटिया, काम अच्छा, तुम अच्छे। नहीं तो बाकी का सब हाड़ मास का शरीर है, वही हड्डा तुम में है, वही हड्डा हम में है, वही मांस तुम्हारा वही हमारा, है ना। और अलग कुछ नहीं है, कोई चीज अलग नहीं है ऐसी, सिर्फ काम है अपने अलग। चलो फिर देखें, टेक्स्ट आर आर्टिस्टिक क्रिएशंस। टेक्स्ट है वो एक कलात्मक रचना है। क्लोज रीडिंग इज द बेसिक ऑफ, हाँ, क्लोज रीडिंग इज द बेसिस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एनालिसिस। किसी भी वर्क को बहुत गहराई से पढ़ना न्यू क्रिटिसिज्म का बेस है, उससे न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है। जैसे एक वो कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। बात ये कही है, एक हिंदी की कहावत याद आ गई यार इसको देख के। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, और अगर पूत कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है ना। गहरी बात है ना। तो क्या है क्लोज रीडिंग? इस लाइन की जब आप क्लोज रीडिंग करोगे तो अर्थ समझ जाते हो। अगर सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और अगर कपूत है तो ऐसे ढोर के लिए कब बचाओ, तो सब बर्बाद कर देगा। ठीक, तो जिसने भी ये लिखा है हिंदी में बहुत शानदार लिखा है। तो यही कहलाती है क्लोज रीडिंग। हमने किसी को अच्छे से 2-3 बार गहराई से पढ़ा, हमें मीनिंग समझ में आ जाते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, द मेथोडोलॉजी फॉर फाइंडिंग मीनिंग इज क्लियर। किसी भी मीनिंग को क्लियर कट, द टूल्स आर यूनिक टू लिटरेरी एनालिसिस। मतलब किसी भी वर्क का जो मीनिंग, क्लियर कट मीनिंग निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास लिटरेरी टूल्स होने चाहिए, और उन लिटरेरी टूल्स का जो यूज है ना, वो हमें होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब लिटरेरी टूल्स की मदद से ही हम किसी भी वर्क को, उसकी मेथोडोलॉजी पता कर सकते हैं। मतलब उसका क्या समझ लो, सब कछु, फॉर्म, उसके इंटेंशन, उसका जो भी क्वालिटी है, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है, किसी भी वर्क का, वर्क के सेंस में ये वर्क वर्ड यूज होता है। चलो
एग्जाम्पल में दे दिए इनने नीचे, वन टाइप ऑफ फॉर्मेलिज्म, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म में इनने एक टर्म बना दी फॉर्मेलिज्म। कहने का मतलब फॉर्मेलिज्म एक छोटी चीज थी, न्यू क्रिटिसिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना, और उसमें एक टर्म बना दी। तो फॉर्मेलिज्म एक छोटी सोच थी, न्यू क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा है, इमेजिनेशन से भी दूर। चलो, इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिज्म का क्या प्रभाव पड़ा, किस पे पड़ा, आगे देख ले रहे हैं। चलो, अब इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिज्म का प्रभाव। टुडे few critics adhere only to the formalist or new critics theory, sorry, new criticism theory. Today few critics adhere only to the formalist or the new criticism theory. कुछ जो आज के समय में कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो या तो फॉर्मेलिस्ट को मानते हैं या न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी को मानते हैं, दो में से एक ही मानते हैं, दोनों को वो एक्सेप्ट नहीं करते। हाउएवर, हालांकि इट्स बैक टू द बेसिस अप्रोच परवेट्स, परवेट्स का क्या था, अप्रोचेस परवेट्स मैनी अदर क्रिटिक्स क्रिटिकल थ्योरी। हालांकि इसके बाद एक बात देखी जाती है कि इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं इन दोनों को डिफाइन करने के लिए। किन किन को, फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म को। कहने का मतलब भयंकर सारे नजरिया हैं, बहुत सारे नजरियों से इन दोनों को देखा जाता है। और ये तो हम एक सिर्फ सिंपल सी एक स्लाइड में पढ़ रहे हैं, ये इतने बड़े हैं कि जैसी जिन लोगों जो बुक्स लिखी ना, इन बुक्स को पढ़ के तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। हालांकि अपना चकराना नहीं चाहिए, उतना धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन और वो बुक पूरी पढ़नी भी नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों पे गहराई से बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, हाँ, तो तब इन बुक्स को अच्छे से पढ़ा जाता है। जैसे अपन है तो अपन चीज़ों को इतनी गहराई से, हाँ, हालांकि पढ़ने वाले लोग पढ़ लेते हैं, अपनी तो नहीं है भैया क्षमता, हम भी नहीं पढ़ पाते, है ना। बाकी ये है कि कुछ लोग पढ़ लेते हैं, जैसे सुनील है वो पढ़ लेता है, बहुत फास्ट रीडिंग है उसकी, और ऐसे दो तीन और है जो हमारे क्लासमेट्स में है, तो 30 मार्क खाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मतलब, है ना, हिंदी मीडियम से। इंग्लिश मीडियम वाले तो वो तो बकवास, वो तो खेल खत्म है उनका, पीछे में लटके रहते हैं। मीनिंग तो हिंदी मीडियम वाले को ही अच्छे से पता। ठीक है, चलो, आज हमें इस बात की खुशी होती है, तो अच्छा रहा जो कुछ अपन हिंदी मीडियम से हम पढ़ गए। एक बात कही जाती है, जो इंसान जो प्राथमिक ज्ञान है ना, वो मातृभाषा में होना चाहिए। प्राथमिक ज्ञान मातृभाषा में जिसने लिया, वो आगे आने वाले समय में उसका बेस बहुत मजबूत होगा। ऐसा समझ लो कि मातृभाषा में अगर किसी का बेस बना हुआ है, उसके पास इमोशन बहुत होते हैं, बहुत इमोशन होते हैं, बस फिर बाद में उसको इंग्लिश में उसको सिर्फ जानना होता है, लेकिन इंग्लिश वाला बंदा उन इमोशन को नाम ही नहीं दे पाता। समझ गए। आज जैसे इनमें एक अपना न्यू, हाँ आ भी सकता है, नहीं भी आएगा तो अलग से देख लेंगे। हालांकि ओल्ड में कुछ नहीं, ओल्ड क्रिटिसिज्म जो हमने सीधा सिंपल क्रिटिसिज्म है ना, उसी को ओल्ड क्रिटिसिज्म मानते हैं। अरे यार, पहले क्रिटिसाइज कैसे करते थे, तुमने कोई वर्क लिखो, हमें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, या चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो अब भी एक शब्द आया था रूढ़िवादी, आर्केटाइप का नहीं, क्या आया था यार, स्टीरियोटाइप, बस उसी टाइप से था लगभग। चलो।
तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को अपन अगले दिन देखेंगे। उससे पहले हम ये स्लाइड निकाल दें और लगे हाथ आज ही अपलोड कर दें, ताकि ये रह ना पाए। 2-3 हो गए। 1 मिनट, है ना। रीडर रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन है, एक डरीडा आ गया ना, इसमें है ना, तो हो सकता है